पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस युद्ध में सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि दूसरे कॉन्टिनेंट भी शामिल थे। इस युद्ध ने 20वीं सदी के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल डाला। हालांकि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या इस युद्ध का तत्कालिक कारण बनी, लेकिन युद्ध के बीज इस घटना से बहुत पहले बो दिए गए थे। बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता और एक खतरनाक हथियारों की होड़, इन सब कारणों ने मिलकर इस युद्ध को जन्म दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा था। इसने यूरोपीय ताकतों, खासकर बाल्कन देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। बाल्कन को अक्सर यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, जो कई जातियों और धर्मों का एक विशाल साम्राज्य था, अपनी सीमाओं के भीतर स्लाविक नेशनलिज्मी आंदोलनों से काफी परेशान था। इस बीच युद्ध से पहले के दशकों में विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के बीच साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई थी। जर्मनी तेजी से एक ताकतवर देश बन रहा था। उसका नौसेना तेजी से मजबूत हो रहा था, जिससे समुद्र पर ब्रिटेन का दबदबा कमजोर पड़ रहा था। इससे दोनों देशों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बन गया। बड़े बड़े नौसेना बनाने और ज्यादा से ज्यादा हथियार जमा करने की होड़ ने तनाव को और बढ़ा दिया और संभावित युद्ध का मंच तैयार कर दिया। इस अस्थिर माहौल में यूरोपीय देशों ने एक दूसरे के साथ संधियां कर ली थी, जिससे वो सब एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य हो गए। विडंबना यह थी कि ये संधियां, जो युद्ध को रोकने के लिए बनाई गई थी, उन्होंने ही किसी भी छोटी सी टकराव को एक बड़े युद्ध में बदलने का काम किया। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने आर्कड्यूक की हत्या में सर्बिया की भूमिका के लिए उसे सबक सिखाने के लिए उसे ऐसी शर्तों के साथ एक चेतावनी दी जिन्हें मानना सर्बिया के लिए असंभव था, तो एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत हुई जिसने बड़ी ताकतों को एक विनाशकारी युद्ध में घसीट लिया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या गैव्रिलो प्रिंसिप, जो एक सर्बियाई नेशनलिज्मी था, ने कर दी। इस घटना ने यूरोप के बारूद के ढेर को आग लगा दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बियाई राष्ट्रवाद को कुचलने और बाल्कन में अपनी शक्ति दिखाने के लिए ठान लिया। उसने सर्बिया को कड़ी शर्तों वाली एक चेतावनी दी और उन शर्तों को मानने के लिए कहा। लेकिन ये शर्तें ऐसी थीं कि अगर सर्बिया उन्हें मान लेता तो उसे अपनी आज़ादी ही खोनी पड़ती। रूस के समर्थन से सर्बिया ने कुछ शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अंत में सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी को सर्बिया का यह जवाब नाकाफी लगा और उसने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इससे संधियों का वो जाल सक्रिय हो गया जिसने पूरे यूरोप को युद्ध में धकेल दिया। रूस, जो संधि के कारण सर्बिया की रक्षा करने के लिए बाध्य था, ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इससे ऑस्ट्रिया हंगरी का सहयोगी जर्मनी भड़क गया और उसने 1 अगस्त को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस की रूस के साथ संधि थी, इसलिए उसने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। यह देखकर जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस पर हमला करने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम पर भी हमला कर दिया, जबकि बेल्जियम इस युद्ध में शामिल नहीं था। बेल्जियम की रक्षा करना ब्रिटेन का फर्ज था, इसलिए उसने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। एक ही हफ्ते में यूरोप की सभी बड़ी ताकतें युद्ध में शामिल हो चुकी थीं। पहले तो सबको लग रहा था कि यह युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जल्द ही यह उम्मीद टूट गई। युद्ध लंबा खींचता गया और खूनी होता गया। चारों तरफ मौत का तांडव था। आधुनिक युद्ध में पहले कभी इतनी बर्बरता नहीं देखी गई थी। पश्चिमी मोर्चा, जो उत्तर पूर्वी फ्रांस और बेल्जियम तक सैकड़ों मील तक फैला हुआ था, वह खाई युद्ध का प्रतीक बन गया। बेल्जियम और फ्रांस में जर्मनी की तेज तरक्की के बाद पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध एक भयानक गतिरोध में फंस गया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों तरफ सेनाएं खाइयों, मजबूत मोर्चों और भारी सुरक्षा वाली रेखाओं में छिपकर लड़ रही थीं। दोनों पक्षों ने जमीन खोदकर बड़ी बड़ी खाइयां बना ली थीं, जिनकी रक्षा कटीले तारों, मशीनगनों और तोपों से की जाती थी। दुश्मन की खाइयों के बीच खाली पड़ी जमीन को नो मैन्स लैंड कहा जाता था। इस जमीन पर हमला करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ मशीनगनों और तोपों का कहर बरसता रहता था। नतीजतन बहुत ज्यादा सैनिक मारे जाते थे और जमीन पर बहुत कम कब्जा हो पाता था। खाइयों में जिंदगी बहुत दुखद थी। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। बीमारियां फैली हुई थीं और मौत हर पल साथ रहती थी।
सैनिकों को लगातार गोलाबारी, स्नाइपर की गोलियों और भयानक हालातों में लंबी लड़ाई के मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता था। 1916 में सोmme की लड़ाई और 1917 में पासचेंडेले की लड़ाई जैसे बड़े युद्धों में लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन रणनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं हुआ। इन युद्धों ने खाई युद्ध की निर्दयता और व्यर्थता को उजागर किया। भयानक हालातों और भारी नुकसान के बावजूद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़े रहे। हर कोई एक ऐसी जीत की तलाश में था जो इस गतिरोध को खत्म कर दे। पश्चिमी मोर्चा यूरोप में युद्ध का केंद्र बना रहा। इस मोर्चे ने लाखों लोगों की जान ले ली और पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। जहां एक तरफ पश्चिमी मोर्चे पर स्थिर खाई युद्ध हो रहा था, वहीं पूर्वी मोर्चे पर ज्यादा गतिशीलता और हरकत थी। उत्तर में बाल्टिक सागर से लेकर दक्षिण में काले सागर तक फैले इस मोर्चे पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस की सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई हुई। रूस के पास तो बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपनी सेना को हथियार और जरूरी चीजें मुहैया करा सके। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध के शुरुआती दौर में रूस ने पूर्वी प्रशा और गैलिसिया में काफी तरक्की की, लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने जल्द ही पलटवार कर दिया और रूस को पीछे हटना पड़ा। पूर्वी मोर्चे की बड़ी दूरी और दुर्गम इलाकों ने दोनों पक्षों के लिए आपूर्ति को एक बड़ी चुनौती बना दिया था। पूर्वी मोर्चे पर सर्दी का समय बहुत कठिन होता था। तापमान शून्य से नीचे चला जाता था, भारी बर्फबारी होती थी और सड़कें बंद हो जाती थी। बीमारियां फैल गई थीं और आपूर्ति करना लगभग असंभव हो गया था। इन सभी मुश्किलों के बावजूद पूर्वी मोर्चे ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मोर्चे पर बड़े पैमाने पर हो रहे युद्ध ने जर्मनी को अपनी सेना और संसाधन पश्चिमी मोर्चे से हटाने पर मजबूर कर दिया, जिससे फ्रांस और ब्रिटेन को राहत मिली। इसके अलावा पूर्वी मोर्चे ने रशियाई साम्राज्य के पतन को देखा, जिससे 1917 में बोल्शेविक क्रांति का रास्ता साफ हुआ।